थे और इस बात की शिकायत भी कर रहे थे कि क्षमता है कि ड्यूरिंग बैटल कंडीशन में भी मिसाइल बना सके। उसके बाद उनको उनके पास जो ड्रोन सिस्टम है, शाहिद ड्रोन खास करके, वो भी वहां पहुंचती हैं और वो भी बहुत डेडली है। तो ये तो जो जानते हैं उसको यही पता था कि प्रॉन्ग्ड होगा वॉर, तो आपको इजराइल को इतनी तो क्षति हुई। इजराइल के आयरन डोम को उसका अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन ईरान के अटैक के बाद इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदकर उसे भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। क्योंकि लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना लिया था कि आयरन डोम 100% कोई ऐसा चीज है सब चीज को रोक लेगा। ये जो मिलिट्री डोमेन के अंदर में इन चीजों को जानते हैं, कोई भी एडी सिस्टम वर्ल्ड का जो है 100% नहीं रोक पाता है उसकी। और आयरन डोम की भी जो क्षमताएं नापी गई थी वो 90% ही है। तो यदि 100 मिसाइल फायर होता तो 10 जरूर गिरेगा। इसके अलावा जो सुपरसोनिक हैं, हाइपर खास करके मिसाइल्स हैं और उनके पास बहुत बड़ा जखीरा है। उसमें 2000 ये मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल में पहुंच सकते हैं। दरअसल ईरान की सेना ने अपनी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा चर्चा सेजुल मिसाइल की हो रही है, जिसका पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। सेजल मिसाइल की खासियत यह है कि ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है, जिसके चलते इसे लॉन्च किया जा सकता है। जबकि जो दूसरी तरह की मिसाइलें होती हैं वो लिक्विड फ्यूल पर चलती हैं और उन्हें चलाने से पहले यानी दागने से पहले भरने की जरूरत होती है। सेजल मिसाइल को चलते फिरते मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, जिसके चलते इसे लॉन्च करने के आसानी से छिपाया भी जा सकता है। लेकिन ईरान अब तो एक कदम और आगे बढ़ गया है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अब वो हथियार निकाला है जो दुनिया भर में प्रतिबंधित है। ईरान ने पहली बार जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये बम अंधाधुंध हमले के लिए जाना जाता है। क्लस्टर बम अपने साथ कई छोटे छोटे विस्फोटक लेकर चलते हैं और हवा में उस बम के अंदर से वो विस्फोटक निकलते हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़े इलाके को तबाह कर देने की ताकत रखते हैं। इस बम वाले छोटे छोटे विस्फोटकों का रेडियस 8 किलोमीटर तक का होता है। सवाल यह है कि क्या ईरान के ऐसे ताबड़तोड़ हमलों से हिल चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह क्यों कहा कि वो अकेले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर सकते हैं? दरअसल इजराइल सिर्फ 8 दिन से ईरान से युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि वो पिछले 2 साल से अलग अलग मोर्चों पर जंग कर रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद इजराइल एक साथ हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक को निशाना बना रहा है। ऐसे में उसके पास हथियार तो स्वाभाविक तौर पर घट चुके हैं। उनका आयरन डोम भी ईरान की मिसाइलों से इजराइल की रक्षा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि नेतन्याहू को नए हथियारों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, क्या नेतन्याहू ट्रंप का जंग में सीधा दखल चाहते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का ताजा बयान सुनिए। मैं इस बात के लिए दृढ़ निश्चित हूं कि अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, उनके तमाम परमाणु कार्यक्रम को मिटा देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसमें शामिल होंगे या नहीं, ये उनका फैसला है। अमेरिका के हित में जो होगा वो ट्रंप करेंगे और मैं वो करूंगा जो इजराइल के हित में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त पर हर तरह की मदद का स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अमेरिका साथ दे या न दे, वो पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ अकेले ही आर पार की जंग लड़ेंगे। That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe us off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him.
पलट गए हैं। कहा तो ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में वो G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर चले आए थे। Why are you leaving the G7 early for Washington? Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का साथ देने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करने से नहीं थक रहे थे और बार बार बता रहे थे कि ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप उनके साथ ढाल की तरह खड़े हैं। אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות. ट्रंप ने भी यही संकेत दिए थे कि बिना शर्त सरेंडर करे वरना बहुत बड़ा हमला होगा। Is that possible in the next 24 48 hours? Certainly possible. And complete give up. ट्रंप की चेतावनी का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने टका सा जवाब देते हुए कहा था कि कुछ भी हो जाए ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. تسلیم چی بگم؟ ملت ایران تسلیم نیست. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा माहौल बनाया और वॉर रूम में बैठकों की खबरें लगातार आती रही। ऐसा लगा कि किसी भी पल इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन गुरुवार को खबर आई कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम के खिलाफ छिड़ी जंग में ट्रंप इजराइल का साथ देंगे या नहीं, इसका फैसला वो अगले 2 हफ्तों के भीतर लेंगे। तो क्या ट्रंप ने इजराइल को जंग में अकेला छोड़ दिया? क्या माहौल बनाकर ट्रंप ने मूड बदल दिया? अमेरिका इजराइल को अकेला तो कभी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल को अमेरिका ने 1948 में मिडिल ईस्ट में बसाया ही इसलिए था ताकि मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे। लेकिन हाँ, डायरेक्टली वो नहीं आएगा। एट प्रेजेंट ईरान के अंदर 100% एयर सुपीरियरिटी हासिल कर चुका है इजराइल। तो इजराइल बॉम्बिंग कर सकता है, कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है, बड़े बड़े बम कर सकता है। अमेरिका ने 14 कार्गो प्लेन ऑलरेडी इजराइल के पास भेज दिए। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल को परोक्ष हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है, अपरोक्ष मदद ही इजराइल के लिए काफी है। ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल बिना अमेरिका के कुछ नहीं कर पाएगा और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान का परमाणु ठिकाना पहाड़ और चट्टान के लगभग 300 फीट मोटी तह के नीचे मौजूद है, जहां इजरायली बमों का कोई असर नहीं होगा। 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु साइट को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। इजरायली हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज भी नष्ट हो गए थे, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस हमले में सीमित नुकसान पहुंचा है क्योंकि इजराइल के पास उसे पूरी तरह बर्बाद करने की क्षमता नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की, क्योंकि इस काम के लिए इजराइल को ट्रंप की जरूरत है। अमेरिका के पास GBU-57 बंकर बस्टर बम है जो जमीन के सैकड़ों फीट भीतर मौजूद गहरे बंकरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। इजराइल अमेरिका से सैकड़ों फीट नीचे मौजूद परमाणु ठिकाने को तबाह करने वाले वो ही बम मांग रहा है, और ये तब होगा जब अमेरिका खुद युद्ध में सीधे तौर पर एंट्री लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल अटैक तो करते रहेंगे, लेकिन जिस परमाणु साइट को ईरान से मिटा देने की कसम खाकर इजराइल ने ये जंग शुरू की थी, उसका वो तब तक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा जब तक अमेरिका सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल नहीं होता। Latest barrage of rockets fired at our residential communities by Iran.
तो सबसे पहले बात ईरान इजराइल युद्ध की करेंगे, जहां अमेरिका के रुख ने इस जंग के अंजाम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज ईरान इजराइल संघर्ष को 8 दिन पूरे हो चुके हैं। दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। इजराइल ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, तो तेहरान की तरफ से भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक हो रही है। दोनों तरफ से बर्बादी के कई दृश्य सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस टकराव को लेकर कुछ जरूरी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल अमेरिका के उस स्टैंड के बाद उठे हैं जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरेगा या नहीं, इस पर वो 2 हफ्तों में फैसला करेगा। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फंसा दिया है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में उतरने पर इतना सोच विचार कर रहे हैं? अगर अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो क्या होगा? अगर अमेरिका ने ईरान के साथ वॉर से दूरी बनाई तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अमेरिका की तरफ से युद्ध में उतरने के फैसले हो रही है, और अमेरिका अगर इस जंग का भागीदार बनता है तो इसका दुनिया के लिए क्या परिणाम हो सकता है। Substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go. ईरान इजराइल युद्ध के 8 दिन बाद अमेरिका का ये स्टैंड क्या कहता है? क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के हमलों से इजराइल के भीतर गाजा जैसा मंजर दिख रहा है? इजराइल ईरान के ऊपर अस्पतालों पर हमले का आरोप लगा रहा है। ये आरोप कुछ ऐसे हैं जैसे गाजा युद्ध में हमास की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगाए जाते हैं। इजराइल न्यूक्लियर मिसाइल के खतरे को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहा है, और हम सिर्फ ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बना रहे हैं। हम न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहे हैं, हम मिसाइल साइट को निशाना बना रहे हैं, और वो अस्पताल को निशाना बना रहे हैं। ये मरीज कहीं आने जाने में भी सक्षम नहीं है। यहीं पास में बच्चों का भी वार्ड है। नेतन्याहू के बयान से लगता है कि तेहरान इस युद्ध में तेल अवीव पर भारी पड़ रहा है। बावजूद इसके अमेरिका युद्ध में उतरने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? I have a message directly. मेरे पास राष्ट्रपति का सीधा संदेश है, और मैं कह सकता हूं कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता होना या न होने की पर्याप्त संभावना है। मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लूंगा कि मुझे जाना है या नहीं। Within the next 2 weeks. मान लीजिए कि 2 हफ्तों के बाद अमेरिका ये फैसला लेता है कि वो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करेगा, तब क्या होगा? हमने कूटनीतिक और विदेश नीति के जानकारों से बातचीत के आधार पर इसका विश्लेषण तैयार किया है। इसके मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में उतरता है तो ये महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया तेहरान की तरफ से जंग में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिका विरोधी मुस्लिम देश भी ईरान के साथ आ सकते हैं। यही नहीं, ईरान की तरफ से उसके आसपास के देशों में बने अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमले हो सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठन दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। चीन और रूस हालांकि अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर बात की। दोनों देशों के नेताओं ने टकराव के समाधान के लिए 4 प्रस्ताव भी रखे हैं। चीन इसलिए भी युद्ध के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में अगर ईरान बड़े युद्ध में फंसेगा तो चीन का आर्थिक हित प्रभावित होगा। हालांकि रूस अमेरिका को सैन्य दखल से दूर रहने की धमकी जरूर दे रहा है। उधर रक्षा जानकारों का कहना है कि चीन और रूस युद्ध में उलझना नहीं चाहते। वो सीधे संघर्ष में शामिल न होकर पीछे से ईरान को मदद कर सकते हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करता है तो रशिया और चाइना बीच में आ जाएंगे। चाइना तो इसे वॉर में बदलने ही नहीं देगा, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का हथियार है जिसे वो बंद करने की धमकी देता है। चाइना उसे बंद होने नहीं देगा। अगर चीन और रूस सीधे ईरान के साथ नहीं आए तो वो अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमला कर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका
ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई को हटाकर सत्ता परिवर्तन करना चाहेगा। अमेरिका की नजर ईरान के तेल और गैस भंडार पर है। इसके अलावा ईरान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर उलझना नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा था कि वो युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। इसलिए ट्रंप की विदेश नीति और कूटनीति पर व्यापार नीति हावी दिखती है। लेकिन अगर वो अपने रुख से पलटते हुए ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से जंग में शामिल होते हैं, तो वो एक साथ घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर खेल सकते हैं। अमेरिका के फैसले में देरी की कुछ और वजह भी है। दरअसल ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से अमेरिका के लिए दूसरे मोर्चों पर या उसके हित वाले क्षेत्रों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसे अमेरिका को साउथ कोरिया और ताइवान जैसे पूर्वी एशियाई देशों से सैन्य साजो सामान को मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि ताइवान के खिलाफ चीन को और आक्रामक होने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका के सहयोगी भी नॉर्थ कोरिया दबदबा बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। अगर वो मिडिल ईस्ट की जंग में उलझता है तो यूक्रेन की मदद पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा रूस को मिल सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका इजराइल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इजराइल की मदद से वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ कायम रखना चाहता है। इजराइल की मदद से ही वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक सकता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में। अमेरिका ही वो देश है जिसने साल 1948 में इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर बसाया था। इजराइल को मान्यता देकर अमेरिका की रणनीति मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने की थी। मुस्लिम देशों के बीच इजराइल को खड़ा कर अमेरिका एक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। अमेरिका काफी हद तक अपनी रणनीति को सफल बनाने में कामयाब भी रहा। आज मिडिल ईस्ट के बड़े मुस्लिम देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत और यूएई अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। सीरिया, इराक जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में रक्षा जानकारों की माने तो अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के खिलाफ इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। भले ही वो सीधे युद्ध में ना कूदकर पीछे से इजराइल को सैन्य और आर्थिक मदद करता रहेगा। अमेरिका इजराइल को अकेला तो कभी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल को अमेरिका ने 1948 में मिडिल ईस्ट में बसाया ही इसलिए था ताकि मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे। लेकिन हाँ, डायरेक्टली वो नहीं आएगा। तो फिर इजराइल के पास में जो कॉम्बैट एयर पावर है उसके सामने ईरान कहीं नहीं टिकता। और एट प्रेजेंट ईरान के अंदर 100% एयर सुपीरियरिटी हासिल कर चुका है इजराइल। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल को परोक्ष हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है, अपरोक्ष मदद ही इजराइल के लिए काफी है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका का सीधे युद्ध में न उतरना इजराइल की मुश्किल बढ़ा देगा। इसका नतीजा ये होगा, रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ईरान इजराइल युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि अमेरिका बैकडोर से इजराइल की मदद करेगा तो रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे। युद्ध लंबा खिंचने पर हमास, हूती और हिजबुल्ला जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को दोबारा खड़ा होने का वक्त मिलेगा और वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में इजरायली और अमेरिका को टारगेट करेंगे, जैसा वो पहले भी करते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान जैसे दुश्मन हमेशा बना रहेगा और ईरान के रहते अमेरिका इस क्षेत्र में अपने पैर और नहीं फैला पाएगा। इजराइल के कमजोर पड़ने से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही रूस,
कि इजराइल के हमलों से ईरान कमजोर पड़ेगा और शांति वार्ता के लिए तैयार होगा। दोबारा अमेरिका के साथ परमाणु डील करने के लिए राजी होगा। ये भी संभव है कि इजराइल ईरान के खिलाफ संघर्ष रोक दे, क्योंकि पहले फिलिस्तीन और अब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर विरोध का सामना कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। ऐसे में युद्ध में जाने का फैसला ट्रंप की लोकप्रियता को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के कई करीबी भी उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध में जाने से रोक रहे हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की रणनीति टाइम बाय करने की भी लगती है, ताकि वो अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट की ईरान के पास तैनाती कर सके और ईरान को बखूबी जवाब दिया जा सके। इजराइल को भी ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का वक्त मिल जाएगा। आखिर में ट्रंप की तरफ से युद्ध में उतरने का फैसला लेने का जोखिम कम हो जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इसलिए उनकी तरफ से 2 हफ्ते का और वक्त लिया गया है। Given that the regime in Tehran calls for the destruction of all Israelis, the destruction of Israel. Now that's not going to happen. I assure you. We won't let that happen.